क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास का एक बायो का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि अगर पैरेंटल जनरेशन से उनके ऑफस्प्रिंग में या बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं तो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। आप सभी ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है जेनेटिक के बारे में कि मेंडल के नियम भी इससे पहले पढ़े थे आप लोगों ने। इसमें जाना था कि हम मेंडल ने जीन पर अपने प्रयोग किए थे और उन्होंने ये बताया कि पैरेंटल जनरेशन से उनके ट्रेड्स उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो वही हम समझने की कोशिश करें क्या होता है एक्चुअली, कैसे जीन पैरेंटल जनरेशन से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस मतलब वंशागति होती है। दैट मीन कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना। अब इसके पीछे कौन कौन से मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस में बात करेंगे। इसीलिए चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप जब छोटी क्लास में थे तो आप लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए, पढ़ा था। एक्चुअली होता क्या है, डीएनए और आरएनए दोनों टाइप की न्यूक्लिक एसिड है। आपने भी पढ़ा हुआ है डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए का मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है आरएनए की तुलना में। इसी वजह से डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। आपने जनरली ये पढ़ा है कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, लेकिन वो डीएनए ट्रांसफर नहीं करता है। डीएनए क्या करता है, केवल आनुवंशिक लक्षणों को स्टोर करने का काम करता है, इसलिए उसको स्टोरेज बोला जाता है कि डीएनए काम होता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो वहाँ पे आरएनए होता है। आरएनए काम करता है मैसेंजर का, मतलब वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर करने का काम करता है। आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रल डोग्मा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बता दें इसका भी हम डिटेल पढ़ेंगे। सेंट्रल डोग्मा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से बनता है आरएनए और उसके बाद आरएनए से बनती है प्रोटीन, इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए प्रोटीन डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है उससे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, डीएनए कहता है, आरएनए कहता है कि यार ऐसा करो, तुम कैरी आउट ना करो, हमको इन्फॉर्मेशन दे दो, हम मैसेज करते हैं हर एक सेल तक। तो डीएनए अपने अंदर स्टोर हुए जेनेटिक मटेरियल को आरएनए को देता है। आरएनए क्या करता है, हर एक सेल को मैसेज करता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो हर एक सेल को मैसेज पहुंचाता है। तो आरएनए मैसेंजर का काम करता है। आरएनए से डायरेक्ट बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन ही आपकी बॉडी में आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने का काम करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपकी बॉडी में जितने भी जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं सारे के सारे ट्रेड्स प्रोटीन ही डिटरमाइन करने का काम करती है। ओके, तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है डीएनए क्या है और डीएनए कैसे बनता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर एक लॉन्ग चेन होती है, लंबी सी चेन होती है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। जैसे सपोज दैट जब स्कूल जाते हो आप लोग तो स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर होती है तो वहाँ पे लाइन लगती है कि नहीं लगती बच्चों की, ऐसे छोटे एक एक बच्चे खड़े हो जाते हैं लाइन में, तो वहाँ एक लंबी सी चेन बन जाती है। उसी हिसाब से पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर में क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ करके एक चेन बनाती है। जैसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे इकाइयाँ आपस में जुड़ गई तो क्या बनाती है, चेन बनाती है, उसी को बोलते हैं पॉलीमर चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीमर चेन। और यहाँ पे छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं मोनोमर यूनिट। क्या बोलते हैं, मोनोमर यूनिट। मतलब एक जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है उसे बोलते हैं मोनोमर यूनिट, ठीक है। अब डीएनए जो होता है, डीएनए एक प्रकार का पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। अब यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से भी पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना होता है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेरिक एसिड। तो पहली बात तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। 3 कंपोनेंट याद रखने हैं आपको, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप। क्वेश्चन आता है पेंटोज शुगर क्या है,
पेंटोज शुगर एक प्रकार की पांच कार्बन की बनी हुई एक चेन होती है, 5 कार्बन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है, उसे पेंटोज बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर 6 कार्बन होते तो हेक्सोज बोल देते हैं, और 7 होते हेप्टोज बोल देते हैं। तो 5 कार्बन इसी वजह से उसको बोला जा रहा है पेंटोज शुगर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डीएनए में अलग होता है, आरएनए में अलग होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, आरएनए में होती है राइबोज शुगर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देख लो। अगर हम पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। लेट्स से जैसे यहाँ पे देखो, पेंटोज शुगर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पेंटोज शुगर का। यहाँ 5 कार्बन है, कौन कौन से, यहाँ पे जितने भी कॉर्नर आपको दिखाई देते हैं सारे कार्बन है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर एक कार्बन ये हो गया, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, इसी वजह से इसको पेंटोज शुगर बोला जाता है। अब डीएनए आप जब उसका नाम लिखते तो लिखो ऐसे हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जब आप नाम लिखते हो तो लिखते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड। दैट मीन कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, डीऑक्सीराइबो और राइबोज शुगर में? पहली बात तो आप यही सेम स्ट्रक्चर वहाँ भी बनता है, आरएनए में भी बनता है पेंटोज शुगर में, लेकिन डिफरेंस होता है सेकेंड नंबर कार्बन पर। यहाँ पर डी मतलब किसी चीज़ का निकल जाना, किस चीज़ का निकलना, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन सेकेंड नंबर कार्बन पे नहीं होगा तो उसे बोले डीऑक्सीराइबोज। इसी वजह से यहाँ पे अगर डीएनए का जब पेंटोज शुगर बनाते हैं तो यहाँ ओ नहीं लिखते हैं, इसी वजह से उसकी शुगर को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज शुगर होता है तो वहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पर ओ उपस्थित होता है, इसीलिए वहाँ पे राइबोज शुगर है। डिफरेंस बस ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति का होता है। अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे ओ होगा तो राइबोज शुगर होगी, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर ओ नहीं होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? ये तो बात हम लोगों ने कर ली पेंटोज शुगर की। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, मतलब वो बेसिक नेचर दिखाते हैं। जहाँ पर भी नाइट्रोजन उपस्थित होगा तो समझ जाना वो जो कंपाउंड होंगे वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के, प्यूरिन और प्रिमिडिन। प्रिमिडिन जो होती है बेसिकली उसमें 2 रिंग पाई जाती है, हेक्सा और पेंटा रिंग होती है, 2 रिंग होती है। प्यूरिन में एक ही रिंग होती है, हेक्सा रिंग होती है। टोटल अगर प्यूरिन और प्रिमिडिन को मिलाया जाए तो टोटल आपके पास कितने क्षार होते हैं? बेस एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। टोटल 5 क्षारों के बारे में पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल किसमें आता है? pyrimidine में आता है। तो अलग अलग क्षार होते हैं। ठीक है, ये तो बात नाइट्रोजन बेसिस की होगी। अगर बात हम लोग करें तो जनरली फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका फॉर्मूला पहले देखो, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाते कैसे बनाएंगे? B डबल बॉन्ड O OH और H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जनरली पेंटोज शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड ये तीनों कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले न्यूक्लियोसाइड आता है। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जब कंबाइन होते हैं तो आपका बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, डीएनए को बोला जाता है कि डीएनए का जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है।
आरएनए का मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, तो आरएनए का मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने की वजह से वो मैसेंजर का काम करता है, क्योंकि उस पर केवल सिंगल स्ट्रैंड पाई जाती है, सिंगल स्ट्रैंड पाई जाती है ऐसे ऐसे करके आरएनए में, ऐसे ऐसे यहाँ सारे बेस लगे होते हैं, और डीएनए में डबल स्ट्रैंड पाई जाती है ऐसे ऐसे, यहाँ सारे बेस लगे होते हैं, और बेस के माध्यम से ये स्टैंड आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और बेस के बीच में क्या बनता है, अभी उतना डिटेल नहीं बता रहे हैं, जनरली आपको ओवरव्यू दे रहे हैं चैप्टर। और बेस के बीच में बनता है डबल वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जो आपके नाइट्रोजन बेसेस होते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में आगे पढ़ेंगे कैसे क्या डीएनए होता है, उसके डिटेल में स्टडी करें। तो अभी के लिए आपका इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। So please like, share and subscribe to and share to your friend also. Okay, thank you so much.